हेलो बैक बेंचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं जेनेटिक्स के दूसरे पार्ट की ओर, जिसमें आज हम जानेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स जो कि थे ग्रेगर मंडल। इन्हीं के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमें पढ़ना, और इन्होंने ही स्टार्ट की थी। जेनेटिक्स की नींव रखने वाले जो थे वो ग्रेगर मंडल ही थे, जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स ये हुए कि आज हम नए नए वेराइटीज के जो प्लांट्स है वो क्रिएट कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। तो जो नींव थी उन्होंने रखी, तो पहले उनके बारे में जान लेते हैं कि ग्रेगर मंडल आखिर थे कौन, क्या करते थे, उनका बैकग्राउंड क्या था। ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो ग्रेगर मंडल जो थे वो एक ऑस्ट्रेलियन जेनेसिस्ट थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन जेनेसिस्ट थे। जीन्स के बारे में जो पढ़ता है, जो जेनेटिक्स के बारे में पढ़ता है, बॉडी के बनावट के बारे में, डीएनए के बारे में जो पढ़ता है, क्रोमोसोम्स के बारे में जो स्टडी करता है, उसको जेनेसिस्ट कहा जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलियन जेनेसिस्ट थे, जिन्हें अच्छी खासी नॉलेज थी किस चीज की? मैथमेटिक्स की। आगे हम देखेंगे कि इन्होंने मैथमेटिक्स को कैसे बायोलॉजी से रिलेट करके एक अच्छा सा मतलब एक्सप्लेनेशन दिया है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया, जिसमें इन्होंने मैथमेटिक्स को कनेक्ट कर दिया किसके साथ? बायोलॉजी के साथ। पुनेट स्क्वायर मेथड जिसको कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले काउंट किया कि कितने इंडिविजुअल जो है वो कैरेक्टर्स जो है हर एक जनरेशन में शो करते हैं, अपने ट्रेट्स जो है जो उसके पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है, वो कितने अपने मतलब इस जनरेशन में शो करेंगे, कौन नेक्स्ट जनरेशन में शो करेंगे। ये सारी चीजों की स्टडी सबसे पहले किसने की थी? ग्रेगर मंडल ने की थी। इनहेरिटेंस पैटर्न की जो स्टडी थी प्लांट्स, पी प्लांट्स के ऊपर, वो ग्रेगर मंडल ने स्टार्ट की थी, और उन्होंने ही बताया था कि ये पर्टिकुलर ट्रेट या इस रीजन से ये प्लांट जो है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स अभी शो कर पाएगा, और दूसरा वाला प्लांट जो है वो नहीं कर पाएगा, या फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में उसने क्यों किया। ये सारी चीजें इन्होंने ही बताई थी। कुछ बेसिक लॉज भी दिए थे उन्होंने इनहेरिटेंस के। ठीक है, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और वो लॉज जो है वो एग्जैक्टली फॉलोज होते हैं, अभी भी फॉलो होते आए हैं। और इन्होंने जो नींव रखी थी उसी पे आगे चल के बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी सक्सेस जो है हासिल की थी जेनेटिक्स के फील्ड में, डीएनए के फील्ड में। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ग्रेगर मंडल को। अब बात करते हैं कि मेंडल ने तो पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो पी प्लांट को ही क्यों चुना? क्यों कोई और प्लांट क्यों नहीं चुना? उन्होंने आम का पेड़ क्यों नहीं चुना? उन्होंने लीची का पेड़ क्यों नहीं चुना? उन्होंने अमरूद का पेड़ क्यों नहीं चुना? उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना? ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि पी प्लांट जो होते हैं वो इजी टू ग्रो होते हैं, मतलब गार्डन में आसानी से उगाए जा सकते हैं। अब ये क्या थे, इनका बैकग्राउंड थोड़ा और मैं बता देता हूं। ये प्रीस्ट थे, पादरी थे। ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद इन्होंने क्या किया, एक प्रीस्ट का पद ज्वाइन कर लिया, पादरी का पद। जो मतलब जो क्रिश्चियन होते हैं उनमें एक जो पूजा करवाने वाला होता है उसको प्रीस्ट कहा जाता है, तो पादरी बने हुए थे। तो उनके आसपास में मतलब गार्डन था। ठीक है, जो चर्च था उसके आसपास में गार्डन था, तो उस गार्डन में उन्होंने पी प्लांट्स ग्रो किए थे। तो ये मतलब जो मटर के पेड़ होते हैं वो आसानी से उग जाते हैं, इन्होंने इसलिए मटर के पेड़ पे ही एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, अमरूद का, आम का पेड़ ले लेते तो इनको 10 साल लग जाता पहले उगाने में। फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन को अगर क्रॉसिंग करवाते तो फिर वो 10 साल और ले लेता। इस तरीके से बहुत सारा टाइम लेता। लेकिन पी प्लांट जो है वो ज्यादा टाइम नहीं लेता है, वो कम समय में ही ग्रो हो जाता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। अच्छा, द फ्लावर्स ऑफ द पी प्लांट हैव आर हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, जो फ्लावर्स थे वो हर्माफ्रोडाइट थे। फ्लावर्स हैव बाइसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि उसमें क्या थे? हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या? कि एक ही के अंदर मेल और उसी के अंदर फीमेल, दोनों के कैरेक्टर्स जब प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल के कैरेक्टर दोनों प्रेजेंट होते हैं पी प्लांट के फूल में, फ्लावर में, तो उसको क्या कहा जाता है? हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। ठीक है, जब मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम प्लांट के अंदर प्रेजेंट हो उसको हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। ठीक है, तो जो पी प्लांट थे वो हर्माफ्रोडाइट थे। और इजी टू ऑब्टेन प्योर ब्रीड प्लांट थ्रू सेल्फ फर्टिलाइजेशन, उसमें सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन बड़ी आसानी से करवाया जा सकता था। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब उसी फ्लावर के एंथर से, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन को गिरा करके जब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और किसी और फ्लावर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करके जब उस ओव्यूल के ऊपर डाला जाता है और उसका फर्टिलाइजेशन होता है और तब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, उसको कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन।
तो इस वाले प्लांट में सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा इजी था और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा इजी था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, मटर के पेड़ को सेलेक्ट किया। और कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, तो द जनरेशन टाइम ऑफ अ पी प्लांट इज लेस, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सिर्फ 1 साल का गैप होता है, ज्यादा टाइम का गैप नहीं होता, सिर्फ 1 साल का गैप होता है, इसलिए इजीली क्या कर सकते हैं, कम समय में ये ज्यादा से ज्यादा जनरेशंस को ऑब्जर्व कर सकते थे कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें वो देख सकते थे। एंड दे हैव एक्सीलेंट डिजीज रेजिस्टेंट, मतलब कि डिजीज भी नहीं, बीमारी भी नहीं होती थी, बीमारी के कारण जल्दी खराब नहीं होते, तो हम आसानी से उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। एंड हैव एन ऑप्टिमल रेट ऑफ सर्वाइवल, ज्यादा से ज्यादा प्लांट जो है वो सर्वाइव करता था। इसके अलावा एक और चीज जो इसमें ऐड नहीं है वो है कि इसमें क्या होते हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, किस किस चीज को लेके, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, ठीक है, उसके बाद टॉलनेस के बेसिस पे। तो ये 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम इसको जज कर सकते हैं कि सीड का कलर ऐसा है, सीड का कलर वैसा है, सीड का शेप रिंकल्ड है, सीड का राउंड है, पॉड जो है वो लंबा है कि पॉड छोटा है, फ्लावर का कलर कैसा है, इन सब चीजों के बेसिस पे हम इजीली 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको ऑब्जर्व करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या क्या चेंजेस होते थे, क्या क्या बदलाव होते थे, उन सारी बदलाव को आसानी से समझ सकते थे। इसलिए मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट को सिलेक्ट किया। देखिए कितने सारे मतलब इसमें खूबियां हैं जिसके कारण हम पी प्लांट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेंडल भैया ने भी वही किया, उन्होंने भी इसी कारण से क्या किया, पी प्लांट को सिलेक्ट किया। चलिए अब बढ़ते हैं, इनके सबसे पहला क्रॉस, जो सबसे पहला इन्होंने वर्क जो जेनेटिक्स के फील्ड में किया वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कोई सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के हम क्या करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा कहा जाता है। तो मेंडल ने क्या किया, बेसिकली उन्होंने पी प्लांट लिया, ठीक है, जिसमें एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स था, कौन कौन सा, तो टॉल पी प्लांट जिसको कैपिटल टी जीनोटाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो दिखने में उसका फिनोटाइप कैसा था, टॉल था, ठीक है। एंड शॉर्ट पी प्लांट जिसको स्मॉल टी जीनोटाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फिनोटाइप अपीयरेंस जो मैंने बताया था कि जो फिजिकल अपीयरेंस जो हमें बाहर से दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देगा, शॉर्ट प्लांट होगा। तो इसको क्या किया उन्होंने, उन्होंने दोनों को सेलेक्ट किया और उसको क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया, मतलब एक पेड़ जो था वो लंबा था, एक पेड़ जो था वो छोटा था, तो उन्होंने क्या किया, इसके फ्लावर से एक का एंथर ले लिया और एक का जो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको ले लिया, और दोनों को क्या करवा दिया, क्रॉसिंग करवा दिया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन करवाया, क्रॉसिंग करवाया। तो उनको 2 जनरेशन के रिजल्ट उन्होंने ऑब्जर्व किए। पहला जनरेशन जिसको F1 जनरेशन कहा जाता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहा जाता है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है इसको, और एक था F2 जिसको सेकेंड जनरेशन कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, उन्होंने 2 जनरेशन तक चीजों को ऑब्जर्व किया। उसके बाद उसके बेसिस पे क्या किया, उन्होंने एक रेशियो दिया कि कितने प्रतिशत प्लांट जो थे वो लंबे थे, कितने एकदम एग्जैक्टली पेरेंट के कॉपी थे, और कितने नए बन के आए हैं, वो सारी चीजों के बारे में उन्होंने एक रेशियो दिया, ठीक है। और देखते किस तरीके से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया, उन्होंने क्या किया पहले जनरेशन में। तो बहुत अच्छा, मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर किया है जिसमें आप आसानी से समझ सकते हो। उन्होंने क्या किया, एक देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पिक्चर का प्रयूज किया, अब यहाँ पे हम वर्ड्स का यूज करेंगे, आपको ध्यान देना है, आपको पिछला वाला जो स्लाइड था उसमें जितने भी टर्म्स मैंने आपको बताए हैं वो एकदम याद होने चाहिए, आपको समझ लीजिए, और नहीं समझे तो पीछे जाके उस वीडियो को दोबारा से देखिए, ठीक है। अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टर्म मैं यूज कर रहा हूं और उसका यहाँ पे मतलब क्या होता है। इसीलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, वो टर्म्स क्लियर किए, की टर्म्स जिसका यूज इसमें होने वाला है। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, उन्होंने ले लिया ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ, देखिए देखने में ये छोटा है, और एक ले लिया टॉल प्लांट। अब ये क्या था, ये था फिनोटाइप, ये था फिनोटाइप, ड्वार्फ और टॉल, ये दिखने में लंबे हैं तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, टॉल। ये दिखना में छोटा है तो इसका क्या हो जाएगा, ड्वार्फ फिनोटाइप। अब इसके जीन्स के बारे में देखते हैं कि कैसा इसका जीन होगा, तो ये स्मॉल टी होगा, ठीक है।
दोनों के दोनों जो होंगे वो छोटे वाले टी होंगे, ठीक, स्मॉल टी होंगे। और इसमें क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है। रेड कलर थोड़ा और थिक ले लेते हैं, ठीक, थोड़ा और थिक ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो इसके क्या होंगे, यहाँ पे अब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये टी जो है दोनों अलग अलग हो जाएगा, ये वाला टी जो है वो दोनों सेपरेट हो जाएगा, गैमीट्स अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन होगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे जो ये वाला प्लांट था इसमें क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर अगर ये और ये वाला फ्यूज करता तो क्या बनता, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। चलिए अब दूसरे वाले गैमीट को लेते हैं, इसको इसके साथ। अब बेसिकली आपको क्या करना है, किसी एक गैमीट को पकड़ना है, ठीक है, जैसे इस वाले गैमीट को ले लिया और दोनों के साथ पहले करवा देना। फिर क्या करना, दूसरे वाले में कि इस वाले गैमीट को पकड़ना और फिर इन दोनों के साथ मतलब करवा देना। तो एक एक करके जब गैमीट्स आप फॉर्मेशन करोगे ना, तो आपको इस फॉर्मेशन में, इस साइकिल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल टी और फिर इस वाले को दूसरे वाले के साथ करवाएंगे, तो यहां पे भी क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये जो F1 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, ये तो मदर एंड फादर थे, ये पेरेंट्स थे, ये कौन थे, पेरेंट्स थे, ठीक है। पेरेंट्स में उसके बाद जो उनका फर्स्ट जनरेशन हुआ, प्रथम पीढ़ी जो हुई, उसमें सारे के सारे प्लांट जो थे ऑल टॉल पी प्लांट्स, मतलब सारे के सारे प्लांट जो थे वो कैसे थे, लंबे थे। आप यहाँ पे एग्जाम मतलब जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें भी देख सकते हो कि एकदम एग्जैक्टली सबका क्या है, सेम हाइट है। तो मतलब फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट लंबे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पेरेंट तो ड्वार्फ था, इसका मतलब है ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो नहीं हो पाया। फर्स्ट जनरेशन में ये ड्वार्फनेस एक भी प्लांट शो नहीं कर पाया, जबकि टॉलनेस जो है वो शो कर पाया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इसमें दो कोई भी प्लांट लिए और उसको क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन थे, जो हाइब्रिड था, ठीक है। अब इसमें हाइब्रिड देखो, इन दोनों को हाइब्रिड कह सकते हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो अलग अलग तरह के एलील्स हैं, ठीक है, तो ये हाइब्रिड है। तो जो हाइब्रिड फर्स्ट जनरेशन था उसको उन्होंने लिया और उसको क्या करवा दिया, क्रॉसिंग करवा दिया। तो फिर यहाँ पे क्या बना, गैमीट्स बने कैपिटल टी और यहाँ पे बनेगा स्मॉल टी, फिर यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी और यहाँ पे दूसरा बनेगा स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब क्या हुआ, कैपिटल टी जब इसका क्रॉसिंग करवाया जाएगा तो ये पहला वाला जो बना, ये क्या बना, कैपिटल टी बना, ठीक है। फिर अगर इसी को दूसरे वाले के साथ करवाया जाए तो यहाँ पे क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरे गैमीट को इसके गैमीट के साथ क्रॉस करवाया तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ठीक है। और फिर इसको इसके साथ क्रॉस करवाया गया तो यहाँ पे स्मॉल टी बना, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सेकंड जनरेशन के अंदर तीन प्लांट जो थे वो कैसे थे, टॉल थे, ठीक है। तीन प्लांट जो थे वो टॉल थे और एक प्लांट ऐसा था जो कि ड्वार्फ था, जो एग्जैक्टली exactly जैसा उसका ग्रैंड पेरेंट्स था। पेरेंट्स तो ये वाला हो गया फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। जो ये जो जनरेशन था ये वाला, ठीक है, ये जो पेरेंट्स जैसे एग्जैक्टली थे, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये ड्वार्फ पेरेंट थे उसी तरीके से इसके भी क्या हो गए, ये वाले पेरेंट्स मतलब एग्जैक्टली उनकी तरह दिखाई देने लगा। इसका मतलब कि ये जो स्मॉल टी और स्मॉल टी वाला कैरेक्टरिस्टिक्स जो था वो फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने ना शो करके वो कहां शो हुआ, सेकंड जनरेशन में। इसका मतलब वो छुपा हुआ था। तो देखते हैं कैसे मंडल ने क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्लाइड पहले से प्रिपेयर करके रखा है, कुछ चीजों को यहाँ पे लिखने पे पैड में दिक्कत होता है इसलिए पहले से ही बना के रखा है मैंने, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने फिनोटाइप लिया, फिनोटाइप मतलब कि मैंने पहले ही बताया अपीयरेंस। तो उन्होंने क्या लिया था वहां पे, राउंड और येलो लिया था, राउंड येलो लिया था, ठीक है, विद रिंकल्ड ग्रीन। दूसरा वाला जो था वो रिंकल्ड ग्रीन था, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन था, जिसका जीनोटाइप क्या था, तो ये क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर था तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है,
कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसका था स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, तो इन्होंने क्या किया फिर फर्स्ट जनरेशन में जो गैमीट बना, तो गैमीट में सारे के सारे गैमीट जो थे वो अलग हो गए। कैसे अलग हो गए? तो देखिए आर, ये वाला आर, ये वाला वाई, सारे के सारे एकदम अलग अलग हो जाते हैं, किसी से किसी को लेना देना नहीं, सब इंडिपेंडेंटली एकदम अलग होंगे। ठीक है, इसी के बेसिस पे एक लॉ भी दिया हुआ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आगे समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया, सारे के सारे अलग हो गए। ठीक है, सारे फैक्टर्स अलग हो गए, सारे जो जीन्स थे वो अलग हो गए। अब क्या होगा, यहाँ पे ग्रुपिंग होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर वाई, इसमें सारे के सारे चारों के चारों जो बनेंगे वो कैपिटल आर कैपिटल वाई ही बनेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये बने गैमीट्स, मेन गैमीट यही हुआ। फिर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और फिर यहाँ पे होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस तरीके से। फिर दूसरे वाले में क्या होगा, सारे के सारे कैसे बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये मैंने आपको बता दिया तो आप बना करके देख लीजिएगा। ठीक है, सब में ऐसे ही बनेंगे। अब क्या होगा, इन दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होगा, फर्स्ट जनरेशन में इन दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन में क्या होगा, इस तरीके से हम फ्यूज करवाएंगे। तो फ्यूज करवाएंगे तो जो फर्स्ट जनरेशन का जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, सारा का सारा वो कैसा होगा, कैपिटल आर, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक चीज हमेशा याद रखिए कि कैपिटल लेटर्स को हमेशा सबसे पहले लिखना है, स्मॉल लेटर्स को उसके बाद लिखना है, ताकि हम क्या करें, कैपिटल लेटर्स को ये शो करें कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, इनकी डोमिनेंस है, और ये इसीलिए पहले है। ठीक है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया जीनोटाइप। ठीक है, अब यहाँ पे जीनोटाइप ऊपर और फिनोटाइप नीचे लिखा गया है, फिनोटाइप इस तरीके से होगा नहीं, जीनोटाइप हो गया, ये जीन्स हो गए इस तरीके से। ठीक है, और इसके बेसिस पे इसका जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, तो कैपिटल आर क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है तो ये इसकी वजह से क्या होगा, राउंड होगा। ठीक है, और कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई भी प्रेजेंट है, लेकिन स्मॉल वाई अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा, कैपिटल वाई अपना कैरेक्टर शो करेगा, इसलिए ये वाला सीड का जो कलर होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, राउंड होगा और येलो होगा। तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी सीड होंगे वो कैसे होंगे, राउंड होंगे और येलो होंगे। एकदम क्लियर। देखिए फिनोटाइप में हमने लिया राउंड येलो और दूसरा लिया रिंकल्ड ग्रीन, उसका जीनोटाइप बनाया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर क्या कर दिया, गैमीट बनाया, तो गैमीट बनाते टाइम सारे के सारे जितने भी आर थे वो अलग हो गया, वाई अलग हो गया, स्मॉल आर अलग हो गया, स्मॉल वाई अलग हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, गैमीट्स बना दिए। गैमीट बनाने के बाद हमने क्या किया, फ्यूजन करवा दिया, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन में जो फर्स्ट जनरेशन था, ठीक है, F1 जनरेशन था, वो सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन में क्या हुए, राउंड और येलो बना। राउंड इसलिए क्योंकि इस कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों प्रेजेंट था, लेकिन कैपिटल आर डोमिनेंट कैरेक्टर था, डोमिनेंट वाला सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव वाले को नहीं करने देगा, इसलिए क्या हुआ, राउंड हो गया। अच्छा, वाई कैपिटल वाई भी था स्मॉल वाई भी था, यहां पे भी डोमिनेंट वाला कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा, मतलब कैपिटल वाई जो है अपने आप को दिखाएगा, स्मॉल वाई को अपना एक्सप्रेशन शो करने नहीं देगा, इसलिए वहां पे जो सीड का कलर था वो कैसा हो गया, येलो कलर का हो गया, पीले कलर का हो गया। तो होप कि आपको फर्स्ट जनरेशन एकदम क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट जनरेशन से हम क्या रिजल्ट लेकर के जा रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन से हम रिजल्ट लेके जा रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसी का यूज हम करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, सेम इसी तरीके से हम सारा का सारा क्रॉस करेंगे। गैमीट्स बनाने के बाद उन्होंने मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा जो टेबल था, ठीक है, जो स्क्वायर फाइंड करने के लिए वैसे हम यूज करते हैं जनरली, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, वैसा ही एक टेबल उन्होंने पुनेट स्क्वायर टेबल जिसको कहता है वो उसका यूज किया इसके सारे के सारे रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। तो देखते हैं किस तरीके से उन्होंने इस चीज का यूज किया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जनरेशन के जो मतलब कैसे उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में सारे के सारे जो ब्रीड्स थे, जो उनको फर्स्ट जनरेशन में जो उनको रिजल्ट मिला उसको कैसे क्रॉसिंग करवाया, तो उसको देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस का सेकंड जनरेशन कैसा था। तो आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी जो उन्होंने प्लांट लिए थे, ठीक है, उनके जो सीड्स थे, ठीक है, उनका जो फिनोटाइप था वो कैसा था, राउंड और येलो था। फर्स्ट जनरेशन का जो रिजल्टेंट था वो सारा का सारा राउंड येलो, 100% उसमें जो मतलब जो सीड थे वो राउंड और येलो थे। ठीक है, राउंड येलो थे। अब बात कर लेते हैं जीनोटाइप की।
जीनोटाइप कैसा था, तो जीनोटाइप था इनका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस तरीके से इनका जीनोटाइप था, जेनेटिक कॉम्बिनेशन था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जब वो गैमीट का फॉर्मेशन कर रहे थे, गैमीट बना रहे थे, तो फिर से क्या हुआ, सारे के सारे सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये मेल मान लेते हैं, ये क्या है, मेल है। ठीक है, मेल पार्ट, और इसका फीमेल। ठीक है, तो मेल और फीमेल। अब इसमें क्या हो गया, इसमें भी वही हुआ, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरीके से सारे के सारे क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। सेग्रीगेशन के बाद क्या हुआ, इनमें गैमीट्स का मतलब जो सेल्फ पॉली, यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसिंग हुआ, सेल्फ क्रॉसिंग। इसमें क्या फॉर्म हुआ, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, फिर क्या, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे स्मॉल आर, एक स्मॉल वाई होगा। ठीक है, और दूसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई होगा, कैपिटल वाई। ठीक है, इस तरीके से होगा। इसी तरीके से इसमें भी रिजल्टेंट फॉर्म होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, फिर दूसरा वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई होगा। फिर तीसरा वाला क्या होगा, तीसरा वाला इससे करेंगे, सॉरी इससे करेंगे, अब ग्रीन कलर ले लेते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं। ठीक है, कलर नहीं तो ब्लैक ले लेते हैं। यहाँ पे जब इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और दूसरा वाला क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस तरीके से चार रिजल्टेंट जो है मेल और फीमेल दोनों में सेम ही बनेंगे। ठीक है, अब इन्हीं रिजल्टेंट को आगे क्या किया है, एक बॉक्स में डाला उन्होंने, और उसके सारे के सारे जो फर्स्ट जनरेशन में जितना भी रिजल्ट निकलेगा उसको निकाल लिया। कैसे, तो पुनेट स्क्वायर 4x4 का उन्होंने एक डब्बा लिया, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कॉलम और 4 रोज वाला एक डब्बा लिया। ठीक है, और उसके बाद ये एक्स्ट्रा मैंने एक पांचवा ले लिया, ताकि कुछ चीजें हमें लिखनी होती है, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एक सिलेक्शन किया है मैंने। ठीक है, तो 4x4 का उन्होंने डब्बा लिया, उस 4x4 के डब्बे में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया एक साइड में, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा मेल और फीमेल दोनों ले लिया उन्होंने। ठीक है, एक साइड मेल एक साइड फीमेल। तो पहला अब क्या किया, यहाँ पे उन्होंने जितने भी गैमीट्स थे उनको लिख लिया। तो पहला वाला गैमीट था कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा वाला गैमीट था कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या था स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर क्या था स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से ये मेल गैमीट लिख दिया। अब मान लेते हैं हम फीमेल गैमीट लिखते हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ। अब इसका क्या किया उन्होंने, क्रॉसिंग करवाया। तो क्रॉसिंग कैसे करवाया, तो ये मान लेते हैं ये हो गया कॉलम, और ये हो सॉरी ये हो गया कॉलम, और ये हो गया रोज, रोज और कॉलम है। ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या करवाया, क्रॉसिंग करवाया। तो देखो जो डोमिनेंट है उसको हमेशा पहले लिखना, जो रिसेसिव है उसको बाद में। तो यहाँ पे क्या है, सेम कैरेक्टर आर है, और वाई है। तो यहाँ पे पहला वाला जो क्रॉसिंग उन्होंने लिखा, वो क्या लिखा, आर वाई। फिर क्या किया, ये मान लेते हैं ये पहला बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले चारों को पहले वाले से क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, और स्मॉल वाई। फिर इस तीसरे वाले बॉक्स में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर उसके बाद चौथे वाले में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरीके से आप दूसरे वाले बॉक्स में करवाएंगे। ठीक है, दूसरे वाले बॉक्स में अब हम करेंगे, तो दूसरे वाले बॉक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई। फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे देखो कैपिटल वाई है तो वो कैपिटल वाई, इधर स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई। स्मॉल वाले को बाद में लिखना है, एकदम इजी है। कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई
कैपिटल वाई। फिर यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल आर नहीं है इसमें, तो इसमें पहले मिटा लेते हैं इसको, ठीक है, गड़बड़ हो गया। इसमें क्या है, स्मॉल आर, एकदम ध्यान से करना पड़ेगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर इस वाले में, आप चौथे वाले में देखते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इस तरीके से। फिर इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, उसके बाद स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर इस वाले में क्या हो जाएगा, इस वाले में हो जाएगा कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल आर तो है नहीं इसमें, कैपिटल आर क्यों आ रहा है मन में बार बार, चलिए यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और इस वाले में हो जाएगा स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो इस तरीके से टोटल 16 रिजल्टेंट आए सेकेंड जनरेशन के। 16 जो है वो रिजल्टेंट आए, 16 क्रॉसेस करवाए। अब इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कलर को जज करके देखते हैं कि कौन सा कलर है, ठीक है। हाइलाइटर ले लेते हैं, सबसे पहले येलो कलर कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए राउंड येलो आर आर, तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, तो इसकी वजह से ये कैसा होगा, ये वाला राउंड होगा, ठीक है, गोल बना देते हैं इसी में, ठीक। चलिए यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई है, तो इसमें भी राउंड और येलो होगा, ठीक है। चलिए ये राउंड येलो हो गया। उसके बाद कैपिटल आर, कैपिटल वाई है, तो इसमें कैपिटल आर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसकी वजह से क्या होगा, राउंड होगा और येलो होगा, ठीक है। तो ये भी राउंड येलो हो गया, ये वाला भी राउंड येलो होगा। टोटल काउंट करना है हमको, कितना राउंड येलो हुआ और कितना रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, तो इसमें भी ये राउंड येलो ही होगा, पीले कलर का, ठीक है। उसके बाद इसमें भी देखते हैं, तो ये राउंड तो होगा लेकिन येलो नहीं, ग्रीन कलर का होगा, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों स्मॉल बाई है। अच्छा ये वाला, ये होगा राउंड येलो, क्योंकि कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है। अच्छा ये वाला फिर से राउंड तो होगा लेकिन ग्रीन होगा, ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं, तो ये राउंड होगा और ये येलो भी होगा, तो ये वाला राउंड येलो है। फिर अब देखते हैं ये वाला, तो ये राउंड और येलो दोनों होगा, ठीक है, राउंड येलो दोनों प्रेजेंट होंगे। अच्छा ये वाला, तो ये राउंड होगा ही नहीं, रिंकल्ड है लेकिन येलो है, रिंकल्ड येलो है। उसके बाद से ये राउंड येलो होगा, ठीक है। उसके बाद से ये राउंड ग्रीन होगा, ठीक, ये भी राउंड, और राउंड तो नहीं होगा, रिंकल्ड ग्रीन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिंकल्ड ग्रीन होगा। अच्छा बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पे, तो ये होगा राउंड येलो, नहीं सॉरी रिंकल्ड येलो, और ये रिंकल्ड ग्रीन। तो अब और तो कोई राउंड होगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर वाला फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम ग्रीन कलर वाला जितना भी है वो सारा का सारा फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन कलर का हाइलाइटर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, रिंकल्ड ग्रीन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, जो पेरेंट्स वाला था। तो भैया रिंकल्ड तो ये वाला है, रिंकल्ड डिस्टॉर्टेड शेप ऐसे, ठीक है, ये रिंकल्ड ग्रीन कलर का हो गया। अच्छा अब क्या है, ये रिंकल्ड येलो कलर का भी है, ठीक है, रिंकल्ड येलो कलर का भी है। तो रिंकल्ड वाले को ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, रिंकल्ड येलो। उसके बाद यहाँ पे भी है रिंकल्ड येलो, यहाँ भी है रिंकल्ड, ठीक है, इस तरीके से रिंकल्ड येलो।
उसके बाद ये क्या हो जाएगा, राउंड ग्रीन हो जाएगा, ये हो जाएगा राउंड सॉरी रिंकल्ड येलो, ये वाला भी हो जाएगा रिंकल्ड येलो, ठीक है, ये रिंकल्ड येलो हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला राउंड, और ये हो जाएगा ग्रीन, ठीक है, और ये वाला भी हो जाएगा राउंड येलो हो जाएगा, ये राउंड ग्रीन होगा सॉरी। तो मान लेते हैं, चलिए इसको लिया हाइलाइटर हमने, यहाँ पे गोल सा राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, ये वाला भी कैसा हो जाएगा, राउंड होगा लेकिन ग्रीन होगा, ये वाला राउंड ग्रीन हो गया, ठीक है। उसके बाद से ये वाला जो है ये, ठीक है, ये राउंड होगा और ग्रीन कलर का होगा, तो छींक भी बड़ी अजीब चीज है यार, कभी भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब ये बना बनाया खिचड़ी जो है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए पेरेंटल जनरेशन में हमने क्या लिया, पेरेंटल जनरेशन में हमने लिया राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो, और यहाँ पे ले लिया हमने रिंकल्ड ग्रीन। अब ये फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे कैसे हुए, राउंड येलो हुए, ये हमने देखा सारा का सारा राउंड येलो हुआ। उसके बाद से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आर आर वाई वाई, फर्स्ट जनरेशन उसी को लिया और उसके बाद उसके गैमीट्स बना दिए थे हमने, तो हमारे भी कैपिटल आर स्मॉल वाई आया था, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चार गैमीट्स मेल गैमीट बना था और चार फीमेल गैमीट बना था, जिसमें आर जो है वो डोमिनेंट है, स्मॉल आर रिसेसिव है, कैपिटल वाई डोमिनेंट है और स्मॉल वाई रिसेसिव है, ठीक है, ग्रीन कलर के लिए। फिर ये सारे रिजल्टेंट बने थे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, इस तरीके से जो हमारा रिजल्टेंट बना था। तो इसमें हमने देखा क्या देखा कि मतलब अगर टोटल 16 है तो 16 में से 9 जो थे, 9 जो थे, ठीक है, वो कैसे थे, येलो कलर के थे, पीले कलर के थे। कौन कौन से, तो कैसे पीले, तो राउंड और येलो, कैसे थे, राउंड येलो कलर के थे, ठीक है। उसके बाद से तीन जो थे, ठीक है, तीन 16 में से 3 जो थे, ठीक, तीन वो कैसे थे, राउंड थे लेकिन ग्रीन थे, एक दो तीन, यहाँ पे देखिए तीन जो है वो राउंड ग्रीन कलर के थे, ठीक। और एक चीज और, यहाँ पे वो 9 भी हम काउंट कर ही लेते हैं, क्यों कहोगे कि वो देखा नहीं, ठीक है, 9 काउंट कर लेते हैं। तो देखो ये राउंड येलो, यहाँ पे राउंड येलो चार हुआ, 5 6 7 8 और 9, तो 9 राउंड येलो था, ठीक है। उसके बाद तीन जो थे वो रिंकल्ड सॉरी ये राउंड ग्रीन थे, राउंड राउंड ग्रीन, इस तरीके से तीन राउंड ग्रीन था। उसके बाद तीन जो थे वो कैसे थे, रिंकल्ड ग्रीन थे, ये देखिए रिंकल्ड मतलब कि मुड़े हुए हैं, ठीक है, सॉरी रिंकल्ड ग्रीन नहीं, रिंकल्ड येलो था, ठीक है, रिंकल्ड येलो, ये तीन कैसे थे, रिंकल्ड येलो थे। और जो एक था, ठीक है, वो कैसा था, रिंकल्ड ग्रीन, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। यहां भी देखो, यहाँ पे भी 16 में से एक ही था जो एग्जैक्टली रिसेसिव कैरेक्टर था और एकदम कॉपी था किसका, कॉपी ऑफ पेरेंट, कॉपी ऑफ पेरेंट सिर्फ एक था, किसके पेरेंट, कौन से पेरेंट, तो रिसेसिव पेरेंट का कॉपी था, ठीक है, रिसेसिव पेरेंट का कॉपी था। तो इसका जो रेशियो होगा, जो फिनोटिपिक रेशियो होगा, जो देख करके हमें सीड के बेसिस पे जो रेशियो निकाला हमने, वो 9 हमारे कैसे थे, राउंड येलो, ठीक है, तीन कैसे थे, तो राउंड ग्रीन थे, फिर तीन कैसे थे, तो फिर तीन थे रिंकल्ड येलो, और फिर एक कैसा था, रिंकल्ड ग्रीन। तो इसका रेशियो क्या हो जाता है, फिनोटाइपिक रेशियो हो जाता है 9:3:3:1, क्या हो जाएगा, 9:3:3:1, ठीक है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देख लेते हैं उसमें रेशियो क्या आ रहा है, तो उसमें फर्स्ट जनरेशन में तो 100% जो थे वो सारे के सारे सेम थे। इसमें क्या आ रहा है, इसमें फिनोटाइपिक रेशियो आएगा, फिनोटाइप के बेसिस पे देख करके अगर हम बोलेंगे तो तीन प्लांट एक जैसे, तीन फूल जो है एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और एक फूल अलग है, तो इसका मतलब फिनोटाइप क्या हो जाएगा, 3:1 का रेशियो हो जाएगा, 3:1 का रेशियो हो जाएगा। और जीनोटाइप क्या हो जाएगा, तो जीनोटाइप हो जाएगा हमारा, जीनोटाइप देखिए एक जो था वो प्योर था एकदम पेरेंट्स की तरह, तो 1, ठीक है। उसके बाद दो जो थे वो हाइब्रिड थे, तो is to 2, दो हाइब्रिड थे is to 2, और फिर तीसरा वाला जो था वो व्हाइट कलर का था,
तो इज टू 1, तो 1:2:1 जो था वो जीनोटाइपिक रेशियो था, जीनोटाइप था, ठीक है, जेनेटिक बेसिक्स, जेनेटिक कॉम्बिनेशन था जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जीनोटाइप का जो रेशियो था वो 1 था, 1:2:1 का, और जो फिनोटाइप का रेशियो था वो था 3:1 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंगल कैरेक्टर जब लिया तब ये सब में लागू होगा, चाहे वो हम राउंड सीड ले लें या रिंकल्ड सीड ले लें। यहाँ पे सिंगल वाला जो ये बगल में ये वाला है, इसमें भी क्या होगा, फिनोटाइप 3:1 का होगा, और जो जीनोटाइप है वो 1:2:1 का रेशियो होगा, ठीक है, इस तरीके से रेशियो होगा। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमारा जो अभी रेशियो निकल के आया है वो क्या है, 9:3:3:1 का रेशियो आया है, ठीक है, इसमें 9:3:3:1 का रेशियो आया है। और इसका जो जीनोटाइप है, ठीक है, चलिए आपको मैं आज एक होमवर्क देता हूं, ठीक है, जीनोटाइप आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा इसका जीनोटाइप, जेनेटिक बेसिस पे आपको देख करके बताना है। और आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जीनोटाइप का, ठीक है, जीनोटाइप का कितना इसमें रेशियो होगा, जीनोटाइप का रेशियो आखिर क्या होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। क्लियरली मुझे लग रहा है कि मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड आपको ऐसा समझ में आया होगा कि आपको दोबारा कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चैनल पे आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मुझे जितना लगा मैंने अपने बेस्ट दे करके आपको मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस समझा दिया। इसके बाद मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसलिए मैंने सबसे अच्छे से समझाया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एक बार आप देखोगे आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर एकदम सब कुछ क्लीन हो जाएगा कि मोनो हाइब्रिड क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्या होता है, मोनो हाइब्रिड में कैसे होता है, डाई हाइब्रिड में कैसे होता है। रेशियोज जो है वो रेशियो इंपॉर्टेंट है, रेशियो याद कर लेना है, या फिर आप रिजल्ट अगर याद है तो आपको रेशियो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया, सेकंड जनरेशन में कुछ चीजें ऑब्जर्व की, वो ऑब्जर्वेशन अब हम देख लेते हैं, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, क्या देखा उन्होंने, क्योंकि बहुत बड़े जेनेसिस्ट हैं तो उनकी ऑब्जर्वेशन हमारे लिए जरूर काम की कुछ होगी। तो उन्होंने देखा कि ऑब्टेन्ड ऑल प्लांट्स विद राउंड येलो सीड्स इन द फर्स्ट जनरेशन, पहले जनरेशन में सारे के सारे सीड्स कैसे थे, राउंड येलो थे। लेकिन when these plants are self pollinated, जब खुद से पॉलिनेशन करवाया गया सेकंड जनरेशन में, तो 16 प्लांट में से 9 ऐसे थे जो राउंड येलो कलर के थे, फ्लावर्स, ठीक है, सीड्स, सॉरी फ्लावर्स नहीं सीड्स, ठीक है। 3 ऐसे थे जो राउंड ग्रीन कलर के थे, अभी हमने पीछे देखा। 3 ऐसे थे जो रिंकल्ड येलो कलर के, मतलब डिस्टॉर्टेड थे, सिकुड़े हुए थे लेकिन पीले कलर के थे। और एक ऐसा था, ठीक है, जो कैसा था, रिंकल्ड ग्रीन कलर का था। इसलिए इसका जो रेशियो आया, फिनोटाइप का जो रेशियो आया, जो हमारा देख करके अपीयरेंस के बेसिस पे हमने जो रेशियो दिया, तो क्या दिया, 9:3:3:1 का रेशियो दिया, ठीक है। तो अब इन्हीं सब को बेसिस मानकर मेंडल साहब ने क्या किया, कुछ एक लॉ दिए, कुछ नियम दिए। उन नियमों को अब हम क्या कर लेते हैं, आसानी से अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि अब मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड समझ लिया हमने, तो अब वो लॉ कहां पे लग रहे थे, कौन से लॉ थे, उन सारी चीजों को हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब सही टाइम है उन लॉज को पढ़ने का और उन लॉज को समझने का। तो मेंडल ने जो लॉज दिए थे, कुछ लॉज उन्होंने दिए थे, जिनको इसी कारण से जिन उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उन लॉज को आप देख लेते हैं। द फॉर्मुलेशन ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट्स लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब ये जो है 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्हीं के कंक्लूजन के बेसिस पे उन्होंने कुछ लॉज दिए थे, नियम दिए थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब ये तीनों के तीनों जो हमने ऊपर में मोनो और डाइहाइब्रिड क्रॉस दोनों पढ़ा है, उन्हीं सबसे रिलेटेड है। तो रिलेटेड है तो हम समझ भी जाएंगे, क्योंकि हमने मोनो हाइब्रिड और डाइहाइब्रिड समझ लिया है, ठीक है, तो हम वो भी समझ जाएंगे। चलिए मोनोहाइब्रिड, सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लेते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको कहते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब आप समझ रहे हो, डोमिनेंट, जो अपना अपने आप को शो करे, ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसको मंडल का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। इस लॉ के अकॉर्डिंग हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग विल ओनली इनहेरिट द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप, मतलब कि जो हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ आए थे फर्स्ट जनरेशन में, इसमें फिनोटाइप में मतलब अपीयरेंस में सिर्फ जो कैपिटल टी है वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, स्मॉल टी अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट वाला जो है अपना कैरेक्टर शो करता है फर्स्ट जनरेशन में, वही चीज यहाँ पे बताया गया है। और उसी को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है, प्रभुत्व,
ठीक है, मतलब कैपिटल टी अपना प्रभुत्व दिखाएगा स्मॉल टी के ऊपर, स्मॉल टी को कुछ चलने नहीं देगा, उसका कुछ भी होने नहीं देगा। बाहुबली है, ठीक है, ठीक है, बाहुबली है, अपने सामने किसी की चलने नहीं देगा। ठीक है, अनंत सिंह यही है, कैपिटल टी वाले अनंत सिंह। ठीक है, द अलील्स दैट आर सप्रेस्ड आर कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट। और ऐसे अलील्स जो क्या किए जाते हैं, सप्रेस किए जाते हैं, ठीक है, उनको रिसेसिव एलील कहा जाता है। जैसे स्मॉल टी, अब ये बेचारा अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा, अपने आप को दिखा नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे वो मुन्ना भैया और कालीन भैया थे, ठीक है, मुन्ना कालीन भैया जो थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर थे और मुन्ना भैया अपना रिसेसिव कैरेक्टर थे। उनको लगता था कि हमको शो नहीं होने दे रहा, हमको दिखने नहीं दे रहे हैं, मतलब उनके पिताजी जो है हमको दिखने नहीं, हमको अपना कैरेक्टर शो करने दे नहीं रहे हैं। तो कालीन भैया क्या हो गए, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गए, और मुन्ना भैया रिसेसिव कैरेक्टर। तो इसी तरीके से कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा हो गया, स्मॉल टी। ठीक है, तो अपने आप को दिखाने नहीं देगा, जबकि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेगा, मतलब अपने हिसाब से चलाएगा कि भैया हम हैं यहाँ के किंग, हम हैं मिर्जापुर के किंग, हम अपने हिसाब से मिर्जापुर को चलाएंगे। तो कैपिटल टी भी क्या करता है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जितने भी फैसले होते हैं वो वही लेता है। क्या होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, जो भी होगा, वो सारे के सारे फैसले कैपिटल टी लेगा, स्मॉल टी के ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ता। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर। बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेट करना मतलब होता है अलग होना। सेग्रीगेशन का एक दूसरा मीनिंग होता है सेपरेशन। क्या होता है, सेपरेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन का दूसरा मतलब होता है सेपरेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, गैमीट जब बन रहे होते हैं, टू कॉपीज ऑफ ईच हेरिडेटरी फैक्टर सेग्रीगेट, दोनों कॉपी जो है अलग हो जाते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी फर्स्ट जनरेशन है, दोनों अलग अलग एलील से है, भले ही ये 10 साल 20 साल 50 साल के लिए एक साथ रह रहे हो, ठीक है, ये वाला जो सीड है वो 50 साल के लिए रखा गया हो, लेकिन 50 साल बाद भी जब इनमें क्या करवाया जाएगा, इनको ग्रो करवा करके इनको क्रॉसिंग करवाया जाएगा, और उस टाइम जो गैमीट फॉर्मेशन होगा तो उस टाइम भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये फैक्टर्स कभी एक दूसरे में मिलते नहीं है, अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं ऑन द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, acquire one factor from each parent, in other words alleles pair segregate during the formation of gamete, gamete के formation के time पे वो segregate हो जाते हैं and reunite randomly, और वो क्या करेंगे, randomly reunite करेंगे। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी अगर इधर फीमेल में है तो जरूरी नहीं कि ये इसी के कैपिटल टी वाले के साथ ही जाके जुड़ेंगे, कि ये मेरा दोस्त था, बहुत सालों से हम लोग साथ रह रहे थे, तो अब अलग हो गया तो फिर से हम दोनों ही साथ आते हैं, ऐसा नहीं है, किसी के साथ भी जाके मिल सकता है। इसमें कोई मतलब फिक्स नहीं है कि ये इस कैपिटल वाला कैपिटल वाले के साथ जाएगा, या कैपिटल वाला स्मॉल वाले के साथ जाएगा, या स्मॉल वाला स्मॉल वाले के साथ जाएगा, इस तरीके से कुछ भी फिक्स नहीं है। रैंडमली ये किसी के साथ भी जुड़ जाते हैं, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन से पहले ये क्या कर जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और यही अलग होने के कारण इस लॉ को क्या कहा गया, इसको एक लॉ का नाम दिया गया, इसको कहा गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ में आया। फर्स्ट जनरेशन में जो हाइब्रिड वाले हैं उनको भले ही हम कितने भी सालों के लिए एक जगह पे रख दे, उसको स्टोर करके रख दे, लेकिन जैसे ही फिर उसको हम ग्रो करवाएंगे और उनमें गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे वो दोनों के दोनों फैक्टर्स जो है, वो दोनों के दोनों जो एलील्स उसके अंदर प्रेजेंट है, जो किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया है। ठीक है, निर्मोही है ये, मोह नहीं है इसको एक दूसरे का। ठीक है, एक साथ रहे फिर भी एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, रैंडमली किसी के साथ भी चले जाएंगे। ठीक, क्लियर। तो इसी को कहा जाता है, वैसे तो ये मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, बट मैंने पहले बता दिया है, सेकंड लॉ को इसके बाद बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये दोनों के दोनों जो है आप इसको फर्स्ट लॉ से कनेक्ट कर सकते हो, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो आपने पढ़ा, ठीक है, मोनो हाइब्रिड, उससे आप इसको कनेक्ट करके आसानी से समझ सकते हो। और इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपसे पूछा जाता है। तो मैंने आपको ये यहाँ पे एग्जांपल दे करके तो समझा दिया, समझ में भी आ गया होगा। अभी इन चीजों को वर्ड्स में किस तरीके से लिखना, वो एक बार आप जब पढ़िएगा बुक, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर। नेक्स्ट अब सेकेंड लॉ की ओर बढ़ते हैं। अभी ये थर्ड लॉ हमने पहले पढ़ लिया, तो अब सेकेंड लॉ देखेंगे। सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, यहां भी हम नाम से समझेंगे, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, मतलब जो अपने हिसाब से
करता हो, अपने हिसाब से चलता हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? असॉर्ट। और असॉर्टमेंट का मतलब होता है जो पुट करना, आगे रखना, फॉरवर्ड करना, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली जो असॉर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो मेंडल का सेकंड लॉ था, ठीक, मेंडल्स सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस में क्या कहा गया है? दैट अ पेयर ऑफ ट्रेट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। एक पेयर जो है वो दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होता है। अब इसमें किसमें? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो था, ठीक है, राउंड येलो था। तो यहाँ पे ऐसा प्रभाव नहीं कि राउंड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? राउंड वाला दोनों अलग हो रहे हैं। यहाँ पे इसके भी गैमेट्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो सेपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एज द इंडिविजुअल हेरिडिटी फैक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। अब इनका जो हेरिडिटरी फैक्टर है वो इंडिपेंडेंटली दूसरे में जाएगा। ये नहीं है जैसे ये तो मान लो चलो प्योर ब्रीड है, इसमें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा। जैसे फर्स्ट जनरेशन हम ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन हमने लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके से ले लिया। अब इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके से बनेंगे। अच्छा, जो गैमीट्स इस तरीके से बने तो क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? क्रॉसिंग करेंगे। तो ऐसा नियम नहीं है कि कैपिटल वाला कैपिटल वाले के साथ ही जाएगा, स्मॉल वाला स्मॉल वाले के साथ ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर ये नहीं कि कैपिटल आर स्मॉल वाई जाएगा, कुछ भी हो सकता है। रैंडमली वो क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट कर सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सारे के सारे जो होंगे वो सेग्रीगेट करेंगे, अलग होंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी लगता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट भी लगता है। कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कि राउंड वाला येलो वाले के साथ ही जाएगा, राउंड वाला रिंकल्ड के साथ भी जा सकता है, राउंड वाला जो है वो येलो के साथ भी जा सकता है, किसी के साथ भी जा सकता है, और रिंकल्ड वाला ग्रीन के साथ भी जा सकता है, रिंकल्ड वाला येलो के साथ भी जा सकता है। तो कोई एक ऐसी बंदिश नहीं है, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से ये क्या कर सकते, किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसीलिए इस लॉ को क्या कहा गया है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कहा गया कि इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे? किसी के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इनको कोई भी रोकने वाला नहीं है, ठीक है। एज द इंडिविजुअल हेरिडेटरी फैक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से असॉर्ट करता है। डिफरेंट ट्रेड्स गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अकर टुगेदर, सारे के सारे ट्रेड को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने का, जाने का। यहाँ पे आप देख रहे हो सब में क्रॉसिंग करवाया हमने तो उनको बराबर अपॉर्चुनिटी मिला। ऐसा तो नहीं है कि मैंने आर वाले को स्मॉल आर वाले को छाट दिया, स्मॉल वाई वाले को छाट दिया, कैपिटल आर को छाट दिया, कैपिटल वाई को छाटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इनको इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने का मौका मिलता है। इसीलिए इस लॉ को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो अब ब्लड ग्रुप वाला जो है उसको इंडिपेंडेंटली मैं समझा दूंगा अलग से, ठीक है। और भी बहुत सारे केसेस हैं उससे रिलेटेड, दो चार और क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, तो वो आगे देख लेंगे। अभी पहले हम क्या कर लेते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन कि कैसे डिटरमाइन होता है सेक्स, क्या मतलब जो अभी हमारे सोसाइटी में ये ब्लेम किया जाता है फीमेल्स को कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो क्या ये सही है या नहीं है, ये सारी चीजें अभी हम देख लेंगे, ठीक है। हेलो बैक बेंचर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, कैसे डिटरमाइन होता है कि जो मतलब जो बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्या ये फीमेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लड़का हो या लड़की हो? अगर उनको सोसाइटी में ब्लेम किया जाता है लड़का या लड़की होने के लिए, तो क्या ये बात सही है? इन सारे प्रश्नों का जवाब हमारा ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये देगा, ठीक है। हेरिडिटी में इन सारी चीजों के जवाब हैं कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन उसको मतलब डिटरमाइन करता है कि जो लड़का हुआ या लड़की हुई वो किसके कारण होता है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमंस के अंदर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो सोमैटोजोम्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के हेयर कलर, आई कलर और भी बहुत सारे जो हमारे मतलब डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। और वन पेयर जो होता है, एक पेयर, वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के
मतलब जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, मेल होगा या फीमेल होगा, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो जनरली ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस ऑफ द सेल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जितना सेल है उसके न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आउट ऑफ दिस, देखो यहाँ पे बताया गया कि इसमें से आउट ऑफ दीज 2 क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स एंड वाई। द फीमेल हैज एक्स एंड एक्स, फीमेल के पास क्या होता है? एक्स एक्स होता है, और मेल के पास क्या होता है? एक्स वाई होता है, ठीक है। एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो स्लाइड है इसमें देखिए यहाँ पे मेल दिखाया गया, मेल में कौन कौन सा होता है? एक्स वाई होता है, और फीमेल में कौन कौन सा होता है? एक्स एक्स होता है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन होता है। तो गैमीट में आपको मैंने बताया था कि सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से क्या करेंगे? ये सेग्रीगेट कर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, एक्स अलग हो जाएगा और वाई अलग हो जाएगा। तो मान लेते हैं इस वाले स्पर्म में एक्स है, इस वाले में वाई है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एग्स में, अब एग्स में क्या प्रेजेंट होता है? ये दोनों में यहाँ पे एक्स है, तो जब ये सेग्रीगेट करेगा, जब ये अलग होगा, तो जो ओवम या एग बनेगा उसमें क्या होगा? एक्स होगा, ठीक है। इस तरीके से एक्स होगा। अब क्या करते हैं? इसको फ्यूजन करवाते हैं, जो हेरिडिटी में हमने पढ़ा उसको फ्यूज करवाते हैं। तो जब एक्स वाला एक्स वाले के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है, एक्स वाला एक्स वाले के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? एक्स एक्स बनाएगा। और एक्स एक्स की वजह से क्या बनता है? एक्स एक्स की वजह से बनता है फीमेल। तो जो बच्चा होगा वो कैसा होगा? फीमेल होगा, ठीक है। और जब वाई वाले के साथ क्रॉसिंग होगा, ठीक है, एक तरफ से एक्स आया और दूसरी तरफ से वाई आया, तो वाई वाले के साथ क्रॉसिंग होगा तो वहां पे क्या बनेगा? मेल बनेगा, एक्स वाई के कारण मेल बनता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि फीमेल के पास जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो कौन से? एक्स एक्स है, और मेल के पास जो दोनों क्रोमोसोम है वो कौन सा है? एक्स और वाई है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए और किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो मेल रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? फीमेल या मेल चाइल्ड के लिए, ठीक है। फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ठीक है, फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास फीमेल के पास जो है वो 2 क्रोमोसोम्स है, एक्स और वाई, जिसके कारण यहाँ पे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है कि चाइल्ड जो होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्स एक्स होता है तो क्या होता है? एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगा, ठीक है। यहां से अगर मेल से एक्स वाला ट्रांसफर हुआ, फीमेल के अंदर तो एक्स ही रहता है, मेल से अगर एक्स वाला ट्रांसफर हुआ तो बच्चा कैसा होगा? फीमेल होगा। और अगर वाई वाला ट्रांसफर हुआ तो कैसा होगा बच्चा? मेल होगा, ठीक है। तो मेल पे डिपेंड करता है, मेल के क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरी चीज कि मेल भी इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि मेल क्या करते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। स्पर्म में कौन सा स्पर्म में एक्स होगा, कौन सा वाई होगा, उतना हमें पता नहीं है, ठीक है। या फिर हम कंट्रोल करके नहीं भेज सकते कि भैया एक्स वाला क्रोमोसोम ही जाएगा, वाई वाला क्रोमोसोम नहीं जाएगा, तो हम उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब हम इन चीजों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते तो हम रिस्पॉन्सिबल कैसे होंगे? और अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो हमें दूसरे को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए। मतलब फीमेल्स को जो सोसाइटी में गर्ल चाइल्ड के लिए या फीमेल चाइल्ड के रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, तो वो भी हमें नहीं ठहराना चाहिए, गलत है। और इसीलिए आपको हेरिडिटी के चैप्टर में ये सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप भी आगे चल के इन चीजों को, इन जो मिथ जो चलता हुआ आ रहा है कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है गर्ल चाइल्ड के लिए, तो उस मिथ को तोड़े, ठीक है। उस मिथ पे आप उसको कंटिन्यू ना करे, उसको वहीं पे रोक दे और लोगों को समझाए कि नहीं ऐसा होता है इस तरीके से। तो इसलिए आपको ये सारी नॉलेज दी जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, मेल या फीमेल। 50% यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्रॉसिंग करवा लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना परसेंट चांस है कि मेल होगा और कितना परसेंट फीमेल। तो यहाँ पे मान लिया ये अलग गैमीट हो गया, ये फीमेल गैमीट, ये मेल गैमीट। अच्छा, इनका जब क्रॉसिंग करवाया तो यहाँ पे हो गया हमारा एक्स एक्स, ठीक है। इन दोनों का क्रॉसिंग करवाया तो यहाँ पे हो गया हमारा एक्स एक्स। इन दोनों का क्रॉसिंग करवाया तो ये हो गया एक्स वाई, ठीक है। और इन दोनों का क्रॉसिंग करवाया तो क्या हो गया? एक्स वाई, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स एक्स और एक्स वाई का क्रॉसिंग हो गया। अब इस क्रॉसिंग की वजह से क्या हुआ? दो जो है, ठीक है, दो फीमेल है और दो जो है वो कैसा है? मेल है, ठीक। दो फीमेल है और दो मेल है। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 2/2 का रेशियो निकलेगा, और ये कट जाएगा तो 2/2 इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। इसका मतलब 50% चांस जो है वो है कि 50% बॉय होगा, और 50% चांस क्या है कि 50% चांस है कि वो फीमेल होगी,
मतलब 50% चांस है कि वो मेल होगा, 50% चांस है कि फीमेल होगा। तो मतलब प्रोबेबिलिटी एकदम बराबर है मेल और फीमेल होने की। तो कोई पहले से ये नहीं बता सकता, ठीक है, कोई संत या बाबा पहले से नहीं बता सकते कि 50% मतलब मेल होगा कि फीमेल होगा। ये 50% ये कंप्लीटली जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जीन्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसलिए मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, 50% चांस है। अब ये लाइव आप मतलब अपने सामने देख चुके हो इसका एग्जांपल, तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल क्यों होता है, फीमेल क्यों होता है, कितना परसेंट चांस है मेल का, कितना परसेंट चांस है फीमेल का। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पहले ही देख ली कि कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, हम कंट्रोल कर नहीं सकते, फीमेल के पास XX है तो कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो नेचुरल है। ठीक, तो ये नेचुरल होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे वही चीज बताया गया है लिख करके कि इफ अ स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम फ्यूजेस विद एन एग हैविंग एक्स क्रोमोसोम द चाइल्ड विल बी गर्ल। अगर मतलब जो मेल स्पर्म है, स्पर्म मेल गैमीट जो है उसमें अगर एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, XX गर्ल बनाता है। ठीक है, और स्पर्म में अगर Y क्रोमोसोम है, ठीक है, और फ्यूज करता है वो एग के साथ एक्स क्रोमोसोम के, तो क्या होगा, बॉय होगा। तो XY क्या होगा, बॉय होगा, और XX गर्ल होगा। ठीक है, क्लियर। तो यही है सेक्स डिटर्मिनेशन। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।